मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निवास पर मंत्री और विधायकों, जनप्रतिनिधियों से शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं। अपने जिले क्षेत्र में होने वाले सरदार पटेल यूनिटी मार्च, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जानकारी ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी उनसे मुलाकात की। विधायक अर्जुन लाल, लक्ष्मण राम मेघवाल, शंकर लाल डेचा, गोपाल शर्मा, शत्रुघ्न गौतम ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जानकारी यहां पर ली गई। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य मंत्री विजय सिंह ने भी उनसे मुलाकात की है। विधायक अर्जुन लाल, लक्ष्मण राम मेघवाल भी उनसे मिलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके निवास पर मुलाकात करते हैं। ये एक एक करके मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधायकों, जनप्रतिनिधियों से शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें। जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का शुभारंभ हुआ। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित मार्च में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद घनश्याम तिवारी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सर्राफ और अमित गोयल सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती सेलिब्रेट की जाती है। आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती के साथ सरदार 150 समारोह का लिए हम आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं ऐसे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरह से उन्होंने देश की और एकता अखंडता के लिए काम किया और उन्होंने राष्ट्र निर्माण का काम किया, ऐसे में महापुरुष को उनके चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी के माध्यम से राजस्थान की जनता को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूँ। मित्रों, वो आधुनिक भारत के शिल्पकार, उन्होंने जिस तरह से बिखरे हुए भारत के टुकड़ों को जोड़कर एक सशक्त राष्ट्र बनाने में निर्माण किया। मित्रों, आजादी के बाद हमारा देश विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। देश में कई चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का स्वीकार करते हुए चारों तरफ जिस तरह से अलग अलग रियासतें अलग अलग स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि उनका नाम लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने एकीकृत का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज आधुनिक भारत की परिकल्पना संभव है। और आप देख सकते उस परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। आज जब हम सभी उस महापुरुष की 150वीं जयंती पर याद करने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही राष्ट्र निर्माण की धुरी होती है। साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो एक तरफ तो खुशी थी और एक तरफ विभाजन का दर्द भी था, लेकिन उसमें भी रियासतें बटी हुई थी। कोई रियासत कहीं जाना चाहती थी, कहीं पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए 560 रियासतों को, जिनमें हर एक अपने आप में स्वतंत्रता थी, उसको एक। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से की गई बयानबाजी पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। चतुर्वेदी ने कहा कि लगता है कि डोटासरा को बयान देते वक्त कांग्रेस का 5 साल का कुशासन याद आ गया और वे उस कुशासन की खूबियां गिनाने लग गए। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में आम आदमी त्रस्त था। सरकार लगातार 1.5 साल तक होटलों में बैठी रही और प्रदेश की जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तब लगातार पेपर लीक से युवा परेशान था और महंगाई से आमजन बेहाल था, मगर अब भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, जिसमें जन कल्याणकारी नीतियां और कार्यक्रम बन रहे हैं और धरातल पर लागू भी हो रहे हैं।
प्रकाश राज जी बोलते बोलते अपने पिछले 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल के बारे में उसकी जो खूबियां थी उसकी व्याख्या करें। वो 5 साल का कालखंड जब आम आदमी त्रस्त था, सरकार लगातार 1.5 साल तक होटलों के अंदर रही, पेपर लीक हो रहे थे, महिलाएं त्रस्त थी, महंगाई, सब युवा परेशान था, उस सारी स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं जब उनका कार्यकर्ता त्राहिमाम पायमाम कर रहा था और कांग्रेस के जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है, जब नीति भी बन रही है, कार्यक्रम भी बन रहा है और जमीन पर कार्यक्रम भी पहुंच रहे हैं, बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। ये आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा, जिसमें देश भर के 200 विश्वविद्यालयों के लगभग 4000 खिलाड़ियों और 2000 प्रशिक्षक भाग लेंगे। खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने जयपुर कलेक्ट्रेट में तैयारियों की समीक्षा की। जयपुर में 11 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें एथलेटिक्स, हॉकी, तैराकी, शूटिंग, फुटबॉल और मलखंभ शामिल है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सभी विभागों को समन्वित तैयारी के निर्देश दिए। खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, चिकित्सा और सुरक्षा की 12 समितियां गठित की गई है। खेलों के साथ में खिलाड़ियों को जयपुर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक में जयपुर में पूर्व सैनिकों के लिए वृद्धाश्रम, जोधपुर में एकीकृत परिसर और बलिदानी योद्धाओं के नाम पर विद्यालय और सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की समयबद्ध नीति को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। उन्होंने पूर्व सैनिकों और आश्रितों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि सैनिकों के कारण हम चैन की नींद सोते हैं। उनके कल्याण के लिए सकारात्मक सोच से मन से काम करें। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर और मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहे। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ये बैठक ली और बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक के और बैठक की तस्वीरें, कई बड़े दिग्गज इसमें मौजूद हैं और साथ में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी इस बैठक में देखा जा सकता है। कई दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जाते हैं। आश्रितों की समस्याओं के निराकरण के लिए इन्होंने खासा जोर इस बैठक के तहत दिया है। 18वीं बैठक ये चल रही है राज्य सैनिक की और आप देख सकते हैं इस बैठक के जरिए 1-to-1 इंटरेक्शन यहां पर किया गया है। हर पॉइंट पर जाहिर सी बात है कि चर्चा भी हुई होगी। बेहद खास ये बैठक रही है और राज्यपाल खुद एक्टिव लगातार दिखाई देते हैं। ऐसे में एक और महत्वपूर्ण बैठक की तस्वीर। राजस्थान में गौशालाओं को अनुदान में देरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए गौपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को नसीहत दी है। जूली ने कहा कि जनता को बरगलाने के बजाय अपनी कमियां सुधारे और गौशालाओं का लंबित अनुदान भी जल्द जारी करे। सरकार की कमजोर मॉनिटरिंग के कारण गौशाला संचालक परेशान है। अलवर जिले की 39 गौशालाओं को 9 महीने से अनुदान ही नहीं मिला है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने अनुदान को 9 माह तक बढ़ाया था और अब इसे 12 माह करने की मांग की है। बेडम साहब, मैंने थोड़ा सा ध्यान आकर्षण क्या कर दिया, आप तो नाराज ही हो गए और आप अपने मुख्यमंत्री जी के बचाव में कूद गए। हकीकत जानी भी नहीं आपने। हाँ, ये सही है, मैंने जो क्लिप डाली न्यूज की वो 3 महीने पहले की है, तो 3 महीने पहले भी आपकी सरकार थी। सबसे पहली बात तो ये है, और वो मैंने डाली भी इसीलिए थी कि कल आप जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी गौ पूजा कर रहे थे, तो हकीकत ये है कि गौ माता तो भूखी मर रही है। 3 महीने पहले कौन से गाय को चारे की जरूरत नहीं थी क्या, या अनुदान की जरूरत नहीं थी? और अभी 28 तारीख को ही जो गौशाला संचालक हैं उन्होंने भी हड़ताल की चेतावनी दी है, उनका भी आपने मई जून।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंदिरा गांधी बलिदान दिवस और सरदार पटेल जयंती पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की। अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आरएसएस सरकार चला रही है, राजस्थान केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बीजेपी पर वोट चोरी, लोकतंत्र कमजोर करने, प्रशासनिक अराजकता और ब्यूरोक्रेसी हावी होने के आरोप है। अंता उपचुनाव और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चेताया, कांग्रेस वोट चोरी बर्दाश्त नहीं करेगी। दिवस के ऊपर हम उस आयरन लेडी, लौह पुरुष सरदार पटेल, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनके जीवन, उनका जो हौसला, जो साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देना, वो सब बातें लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के हम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक नई ऊर्जा लेकर के इस पर्ची सरकार का विरोध करेंगे, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। तो ऐसे दिवस के ऊपर हम उस आयरन लेडी, लौह पुरुष सरदार पटेल, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनके जीवन। उदयपुर रेंज में चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत थाना सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक वारंटी का निस्तारण अन्य तरीके से किया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्रवाई की। गिरफ्तार वारंटियों में मुकेश गढ़वा, रणछोड़ मैड़ा, उदयलाल निनमा और विकास मैड़ा भी शामिल है। तो वहीं मोहन आदिवासी का निस्तारण विधिक प्रक्रिया से किया गया। अभियान के तहत अन्य वांछित अपराधियों की तलाश जारी है। दिनांक 20/7/25 को प्रार्थी श्री कल्याण प्रसाद, मैनेजर डिपो RSBCL गोदाम मकोड़िया ने रिपोर्ट दी कि 18 और 19 तारीख की रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने गोदाम की दीवार पीछे से तोड़कर अंग्रेजी ब्रांड की शराब, अलग अलग ब्रांड की लगभग 3 लाख रुपए की शराब चोरी करके ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। संदिग्धों पर नजर रखी, मुखबिर तंत्र से तथा तकनीकी संसाधनों से पता किया तो सुनील पिता लक्ष्मण मैड़ा, सुभाष पिता कालिया मैड़ा, सुनील पिता रतन मैड़ा, कचरू पिता महिपाल मैड़ा निवासी आला बरोड़ा तथा महिपाल पिता प्रभुलाल मैड़ा निवासी छतरीपाड़ा को संदिग्ध थे। उनको लाके पूछताछ की तो उन्होंने अपराध करना कबूल किया और अब इनसे दारू की रिकवरी और घटना में प्रयुक्त वाहन की रिकवरी शेष है। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जैसलमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों, टिकट बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय और स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बाकी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ में जल्द पूरा करने, स्टेशन और कॉलोनी इलाके में सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग को और ज्यादा प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ में जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी भी मौजूद रहे। एटीएस प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। 50 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर अवैध रूप गांजा की खेती पकड़ी। 8000 से भी ज्यादा पौधों को लगाकर खेती पर पुलिस ने पानी फेरा है। उदयपुर के काउडा, मौजा, मांडवा, निचली सुब्री और उपला थलाक इलाके का ये मामला है। क्षेत्र में की जा रही थी अवैध मादक पदार्थ गांजे की खेती। आधा दर्जन टीमों और एनसीबी की 3 टीमों ने दबिश दे दी है। के गठन के बहुत लघु अंतराल में ही, अपने शैशव काल में ही नशे के समूल विनाश के लिए एनटीएफ टीम ने अपनी प्रतिबद्धता लगातार दर्शाई है। यह खबर लगातार आ रही थी कि राजस्थान के शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि गांवों धाड़ियों तक गांजे की लगातार बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही, बड़ी आपूर्ति हो रही है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा था कि यह गांजा मणिपुर से, झारखंड से, तेलंगाना, उड़ीसा के रास्ते आ रहा है, पर जब से एनटीएफ का गठन हुआ इस बात को हजम कर सकना, पचा सकना मुश्किल था कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर गांजा बाहर से आ सकता है। लगातार हम अधिकारियों को यह शक था, यह शुभा था कि यह बाहरी सोर्स से तो आ ही रहा है, आंतरिक स्तर पर भी कोई ना कोई आपूर्ति का स्रोत अवश्य है।
तो जयपुर की खबर, अवैध रूप से गांजा की खेती को पकड़ा है और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। एटीएस प्रमुख एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। 50 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध रूप से गांजे की तस्करी की जा रही थी और ऐसे में आखिरकार एक बड़ा एक्शन देखने को मिलता है, जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी मच जाती है। और आईजी विकास कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच बेधड़क पर किस तरह से कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है? धन्यवाद मैम। ये एक लंबे समय से राजस्थान में यह देखा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर गांजे की आपूर्ति हो रही है। एक बड़ी तादाद में शहर, गांव, ढाणियों तक गांजे की आपूर्ति हो रही थी। तो प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ कि यह बाहर से, मणिपुर से, उड़ीसा, तेलंगाना क्षेत्र से आ रहा है। और जब गहन गवेषणा की गई तो यह सामने आया कि इतनी बड़ी तादाद में बाहर से आना संभव नहीं है, कोई न कोई आंतरिक स्रोत हुई है। उस स्रोत की तलाश में करीब 2.5 महीने से एनटीएफ की टीमें लगी हुई थी। भगीरथ प्रयास के बाद उदयपुर के कोटला इलाके के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जी। एक बड़े क्षेत्र में गांजे की अवैध खेती की हुई पाई गई। उस पर आज सुबह हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की है, जो अभी भी जारी है। अभी तक की गई कार्रवाई में 50 बीघा से ऊपर के क्षेत्र में अवैध तौर पर खुलेआम गांजे की खेती, जो 20 करोड़ कीमत हो सकती है जिसकी, और जो पूरे राजस्थान को गांजे की आपूर्ति कर सकने में सक्षम हो सकता है, इस खेती के खेल का पर्दाफाश हुआ है जी। यह लंबे समय से चल रहा था, पिछले कई सालों से चल रहा था। आप यह आश्चर्य करेंगे कि फसल को पकने में 3 महीने का समय लगता है और यह करीब 3 महीने की अवधि हो चुकी जी। तो खुलेआम खेती हो रही हो और कहीं से भी किसी भी सूत्र तक आम जनता या कहीं से भी सूचना नहीं आ रही हो, यह बता सकता है कि षड्यंत्र कितना डीप रूटेड, कितना गहन और कितना गंभीर है। जी बिल्कुल विकास जी, जो ये इलाका है उदयपुर का काफ़ी ग्रामीण इलाका है, कोटड़ा, लेकिन इसके अलावा क्या लगता है कि उदयपुर के अलावा भी दूसरे शहरों में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, और यदि हाँ तो कितने वो कम से कम इलाके या शहर हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से युवा वर्ग में खासकर नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, सिंथेटिक ड्रग जो होता है और गांजा बड़े पैमाने पर खपत हो रही है और अलग अलग मार्गों से यह राजस्थान में आ रहा है जी। तो इसी संभावना पर ही हम लोगों ने यह कार्रवाई शुरू की थी खोजबीन की, कहीं ना कहीं आंतरिक स्रोतों पे गांजे की पैदावार हो रही है जी। तो पूरे राजस्थान में एक तरीके से सर्वेक्षण हम लोगों ने कराया है। पहली कार्रवाई के रूप में यहाँ तो उदयपुर के क्षेत्र में मिल गया, बट और भी किसी क्षेत्र में गांजे की फसल हो रही हो, गांजे की खेती की जा रही हो, इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में सच बेधड़क पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कपासन के सुरपुर गांव में बागड़िया समाज के एक भोज के दौरान नाता विवाह को लेकर के विवाद बढ़ गया और 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ा कि धारदार हथियार तक चल गए, जिससे 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को उपजिला चिकित्सालय में कपासन लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद में मुकेश बागड़िया की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। धौलपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य हेमलता शर्मा ने छात्र छात्राओं और स्टाफ को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई। उन्होंने पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला और देश के लिए किए गए उनके योगदान से बच्चों को अवगत भी करवाया। उन्होंने सभी को पटेल के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर एक मेगा पीटीएम और कृष्ण भोग का भी आयोजन किया गया। बानसूर के भूपसेड़ा सरकारी विद्यालय के सामने बाइक और कार के आमने सामने की जोरदार टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल विनोद, मनोज और राहुल स्वामियों की ढाणी
ऊंचपुर के रहने वाले हैं। नशे में धुत कार चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। सभी घायलों को बानसूर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मनोज कुमार की हालत नाजुक होने पर कोटपुतली रेफर किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों से पूछताछ भी की है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने एक अनोखी मानवीय पहल के तहत ऑपरेशन सुदामा नामक विशेष अभियान चलाकर ऐसा काम किया है जिसने कई परिवारों में दीपावली से पहले फिर से खुशियों की रोशनी फैला दी है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने 140 लापता महिला पुरुषों को ढूंढकर उनके परिजनों से मिलवाया। यह अभियान 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में चलाया। इसका उद्देश्य गरीब, असहाय और साधनहीन परिवारों को उनके लापता परिजनों से मिलवाना था, ताकि त्योहार से पहले उनके घरों में मुस्कान लौट सके। उसके तहत जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज है, उनका निस्तारण के लिए ये अभियान चलाया गया था। इस पर्टिकुलर अभियान के अंतर्गत हमारे जो टीम थी, हमने 18 टीम बना रखी थी। 17 थाने की टीम थी, एक हमारा एएसटी को टीम था। इसमें लगभग। और अब खबर कोटा के रामगंज मंडी से, जहां पर ग्राम पंचायत देवली खुर्द में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में मंत्री मदन दिलावर को शिकायत थी कि धरनावद के राशन डीलर ने 3 साल पहले कच्चे मकान पर चद्दर डालने के नाम पर 5,000 रुपए लिए। फॉर्म भरवाने के बहाने राशन कार्ड, आधार और बैंक पासबुक भी ले ली। अब न चद्दर डाली न पैसे लौटाए, पैसे मांगने पर मारपीट की धमकी देते हैं। मंत्री ने रामगंज मंडी थाने को एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई के आदेश दिए। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का दरबार सज चुका है। मंदिर कमेटी और प्रशासन सजावट और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात किया गया। भक्तों के सुगम दर्शन के लिए विशेष बदलाव किए गए। परिसर गुब्बारों, फूलों से सजाया गया। और तस्वीरें आप देख लीजिए, सीकर के खाटू श्याम जी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भक्तगण दूर दूर से दर्शन करने आए हैं बाबा के। और किस तरह से श्याम भगवान का ये पूरा परिसर जो है वो सजाया गया है, पूरा दरबार सजाया गया। राधा कृष्ण की ये खूबसूरत तस्वीरें भी आपने देखी। और सुरक्षा के लिए यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। बूंदी से बड़ी खबर, लूट के मामले में बूंदी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी विनोद और विशाल को गिरफ्तार किया है। एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत नाबालिग को निरुद्ध किया। मामले में लूट की राशि बरामद की है। जयपुर डीसीपी साउथ राजश्री राज के नेतृत्व में पुलिस ने चाकसू कृषि उपज मंडी में 24-25 अक्टूबर की रात हुई सिलसिलेवार 16 दुकानों की नकबजनी का खुलासा किया। अटल बिहारी और महेंद्र सैनी को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल 2 कारें जब्त की है। शिवराम मीणा, शिवदयाल, जितेंद्र कुमार और पुष्पेंद्र की तलाश जारी है। डीएसटी साउथ टीम की भूमिका अहम रही है। 20 तारीख की रात्रि को यहाँ अनाज मंडी कस्बा चाकसू में 3 नकाबपोश मुलजिम के अंदर घुसते हैं। रात्रि के समय वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 16 दुकानों के ताले टूटते हैं और नकबजनी की वारदात होती है, जिसमें कुछ नकदी और सिक्के वगैरह कोई आइटम होते हैं जिनकी चोरी होती है। घटना बड़ी गंभीर है, जिस संबंध में उच्चाधिकारियों ने संज्ञान लिया। डीसीपी साहब ने दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग की, विभिन्न टीमें गठित की, स्पेशल टीमें, साइबर टीमें, थानों की टीमें। और टीमों ने जो मौके से सीसीटीवी फुटेज नकाब में थे और उनको देखा, विश्लेषण किया। उसके बाद में आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जिलों में अलवर के खेड़ली अनाज मंडी में शौचालयों पर ताले और खुले में शौच की खबर के बाद कठुमर विधायक रमेश खींची ने औचक निरीक्षण किया। व्यापार समिति और मंडी प्रशासन को 24 घंटे में युद्ध स्तर पर सफाई कराने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन संजय गिजगड़िया, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल, व्यापार समिति अध्यक्ष प्रमोद बंसल और पूर्व प्रधान संजय खींची भी मौजूद रहे। बंद शौचालयों की तुरंत सफाई करवाई गई। मंडी में प्रतिमाह 80,000 रुपए सफाई के लिए दिए जाते हैं, लेकिन भारी गंदगी और ताले लगे हैं।
तो रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसआई चुन्नीलाल और टीम ने ट्रक यूनियन तिराहा पर नाकाबंदी के दौरान एक युवक को संदिग्ध हालत में रोक करके तलाशी ली गई। आरोपी देवेंद्र निवासी वार्ड नंबर 2 रायसिंह नगर के कब्जे से 660 नशीली गोलियां और बिक्री की राशि 1350 रुपए बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने गोलियां कुलदीप नायक निवासी 14 एपीडी से खरीदी थी। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 5 साल से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ने कॉल डिटेल विश्लेषण के जरिए ट्रेस करके दबोचा। आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेजा गया है। हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा गांव में आज एक 4 साल की बच्ची लापरवाही की भेंट चढ़ गई। प्रेमपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र में 4 साल की बच्ची की पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हुई। ग्रामीणों के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र अस्थायी रूप से धर्मशाला में चल रहा है और धर्मशाला में एक अनुपयोगी डिग्गी के ढक्कन नहीं लगा हुआ था और खेलते हुए बच्ची इस डिग्गी में गिर गई और उसकी डूबने से मौत हुई। इसके बाद ग्रामीण बच्ची के शव को लेकर पीली बंगा के एसडीएम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी केंद्र में डिग्गी खुली होने पर कर्मचारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग रखी। साथ ही ग्रामीणों ने बच्ची के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग रखी। बच्ची प्रेमपुरा गांव में एक आंगनबाड़ी अस्थायी रूप से चल रही है धर्मशाला के अंदर। तो आंगनबाड़ी का भवन नहीं है और उसके अंदर एक बिना प्रयोग की एक डिग्गी है जिसका कोई प्रयोग नहीं होता और उसका ढक्कन खोल के दूर रखा हुआ था और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने और ये बच्ची खेलती खेलती वहाँ उसके अंदर गिर गई और इसकी मौत हो गई। अभी परिजनों का ये मांग है कि भी हमें मुआवजा दिया जाए इस बच्ची की मौत को। ये इसलिए इस लाश को लेकर के यहाँ ये बैठ गए हैं क्योंकि 12 बजे की घटना है। 3 बजे तक कोई वहाँ प्रशासन का अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा। प्रतापगढ़ में थाना छोटी सादड़ी पुलिस ने स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल कंपनी के साथ में करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी और गबन के मामले में कंपनी के पूर्व लोन ऑफिसर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में की गई। घटना 4 मार्च 2025 की है। कंपनी के ब्रांच मैनेजर बलराम व्यास ने रिपोर्ट दी कि शाखा में कार्यरत कुछ कर्मचारियों ने दिसंबर 2024 तक के कार्यालय में ग्राहकों के नाम पर फर्जी दस्तावेज लगाकर लोन पास करवाया और लोन की राशि खुद हड़पी। इस धोखाधड़ी से कंपनी को 9,21,907 रुपए का नुकसान हुआ। अजमेर के फायसागर रोड इलाके में भू माफियाओं के हस्तक्षेप से विवाद गहराया। वास्तविक मालिकों की जानकारी के बिना नगर निगम ने संपत्ति पर पट्टे जारी किए। शिकायत पर सेटलमेंट टीम ने ग्लोबल मशीन से सीमांकन शुरू किया तो दोनों पक्षों के लोग जमा हुए। गंज पुलिस और तहसीलदार ओम सिंह मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने बताया कि 2 खसरा नंबरों पर पुराना विवाद है। पट्टों की शिकायत अलग प्राधिकरण को की जा सकती है। सरकारी विभागों के बीच तालमेल न होने से आम नागरिक परेशान, जबकि भू माफिया फायदा उठा रहे हैं। देखिए, यहाँ 2 खसरे हैं, एक 1399 है, एक 1398। 1398 का विवाद पूर्व से चल रहा है, उसमें तरमीम का इशू लेकर कुछ है, तो उसके लिए टीम भी पूर्व में गठन की गई थी, बट अभी वो सेटलमेंट के द्वारा उसका अभी पूर्ण निस्तारण नहीं हो पाया है। किस स्तर पर आवेदन की उसमें भी कमी है। 1399 भी उसके लगायत खसरा है, तो यहाँ 1399 के पट्टा होल्डर के द्वारा आवेदन किया गया था। 1399 की हमें क्लियरिटी दे क्योंकि एक मौके पर विवाद है, तो 1398 और 1399 के बाउंड्री लाइन के लिए सेटलमेंट में आवेदन किया गया। सेटलमेंट के द्वारा सीमा ज्ञान किया जा रहा है ताकि 98 और 99 की बाउंड्री लाइन तय हो, तो जो दोनों के पक्षकार है उसमें पट्टा होल्डर है, इसमें खातेदार है, ताकि इनका निस्तारण हो सके विवाद का। मूल मुद्दा यही है, उसी के लिए आज सेटलमेंट की। प्रदेश में लगातार बढ़ते बस हादसों और परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई के विरोध में निजी बस संचालकों ने बड़ा कदम उठाया है। कोटा में करीब 200 स्लीपर बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ओनर एसोसिएशन ने ये निर्णय विभाग की हालिया कार्रवाई के विरोध में लिया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करता तब तक बसों का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। छोटे बस संचालकों ने आरोप लगाया है कि परिवहन विभाग की कार्रवाई में भेदभाव किया जा रहा है। उनका कहना है कि बड़े संचालकों की बसें अब भी संचालित हो रही है, जबकि छोटे व्यापारियों और बस मालिकों को परेशान किया जा रहा है। काल के लिए बंद किया गया है मैडम। जो विभाग के द्वारा परिवहन नाजायज परेशान किया जा रहा है, सारी चीज़ें हम सुविधाओं को सब दे रहे हैं, उसके बाद सेफ्टी सारे रूल सारे फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नाजायज परेशान किया जा रहा है। चालान बनाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ बंद की जा रही है ज़बरदस्ती। उसके विरोध में ये हड़ताल रखी गई है और अनिश्चित काल के लिए। नहीं सारी बसें मतलब चालू ऑलरेडी। अभी देखो आप मतलब रेड बस में देखो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद सब चालू है बसें। तो आपके अध्यक्ष के द्वारा तो घोषणा की गई है कि 200 बसें बंद कर दी गई है, यात्री परेशान हो रहे हैं। वो अध्यक्ष की मतलब बस चलती है आज मतलब ना, कोटा अहमदाबाद चलती है, मतलब उनकी मतलब यहाँ से मतलब बसें मतलब चालू है। आज सारी बसें चालू है। जो छोटे मोटे मोटर मतलब वो है ना, मतलब मोटर मालिक से मतलब उनकी। भरतपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटि रहित और विश्वसनीय बनाना है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़े और अपात्रों के हटाए जाए। बीएलओ 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर प्रपत्र भरवाएंगे। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मतदाता voter.eci.government.in पर ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। जिले में 11,33,881 मतदाता हैं, जिनमें 62.52% की मैपिंग पूरी। दावे आपत्तियां 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक स्वीकार की जाएगी। तो एसआईआर अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। भरतपुर जिले में 11,33,881 मतदाता है, जिनमें 62.52% की मैपिंग भी पूरी की गई है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कैंपेन को लेकर के चर्चा भी यहाँ पर की जा रही है, किस तरह से इसको पूरा किया जाए। और एक तरह से इस कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। और भरतपुर ज़िले की यदि मतदाता की बात की जाए तो आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान में नोखा थाना पुलिस ने विद्युत टावरों से एंगल चोरी के मामले में दूसरे आरोपी नाथू सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी भेड़ बकरी चराने के बहाने मौका पाकर 220 केवी लाइन के टावर से करीब 240 एंगल टुकड़े चोरी कर छिपाता था, जिन्हें कबाड़ी विनोद कुमार को बेच दिया। मामले में प्रथम आरोपी विनोद पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने चोरी का माल जब्त किया। केशवराय पाटन में भगवान केशवराय जी की भव्य पंचकोशी परिक्रमा श्रद्धा और उत्साह से मंगला आरती के बाद में केशव घाट से परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं का जनसैलाब 11 तीर्थ स्थलों और 12 चंबल घाटों के दर्शन करते हुए डीजे के जयकारों के साथ में आगे बढ़ता रहा। महिलाएं, युवा, बच्चे बड़ी संख्या में परिक्रमा में शामिल हुए। जगह जगह समाज सेवियों की तरफ से खीर, प्रसाद, केले के भंडारे यहां पर लगाए जाते हैं। नगर पालिका प्रशासन और मेला समिति सदस्य परिक्रमा मार्ग पर सक्रिय रहे, तो वहीं पुलिस जाब्ता भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद दिखाई दिया। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर शामिल होते हैं। तमाम श्रद्धालुओं की तस्वीरें केशव घाट से परिक्रमा का शुभारंभ होता है। बड़ी तादाद में यहां पर महिलाएं नाचते गाते इसमें शामिल होती है और श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं नाचते गाते झूमते यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होती हैं। जी की पूजा, पीपल की, तुलसी जी की, सभी की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म घूमने का स्थान है अपना केशवराय पाटन। सबको बार बार से भी बहुत यात्री आते हैं। आज के दिन आज से ही मान के चलो कि पूजा की बहुत ज़्यादा सामग्री
कोटा शहर के तलवंडी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर पुताई का काम कर रहे मजदूर की 15 फीट ऊंचाई से गिरने पर मौत हुई। घटना में मृतक की पहचान कसुआ के रहने वाले 55 साल के अमीन पठान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अमीन पठान तलवंडी इलाके में एक मकान पर पुताई का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़े। मौके पर मौजूद साथी मजदूरों और परिजनों ने उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें इलाज के दौरान मृत घोषित किया। और अब खबर जोधपुर के लूणी से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भंवरलाल साई के नेतृत्व में झवर तहसील परिसर में किसानों ने 2023-24 के अतिवृष्टि से खराब फसलों के बकाया बीमा क्लेम की मांग को लेकर के धरना दिया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। साई ने बताया कि मूंग की फसल पानी में डूबने से काली पड़ गई, जिसका बाजार मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम हो गया। बीमा कंपनियों की मनमानी से किसान परेशान है। विभिन्न गांवों के सैकड़ों किसान प्रदर्शन में शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जोधपुर के लूणी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीमा कंपनियों की मनमानी से तमाम किसान बेहद परेशान हैं। और किसानों का प्रदर्शन आप देख लीजिए। बीमा क्लेम की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है और तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या प्रदर्शन करने के बाद में सूरत बदलती है, क्या किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाता है, या फिर यही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और अब खबर जयपुर ग्रामीण के फुलेरा से, जहां पर न्यू कॉलोनी स्थित श्री सिद्ध गणेश मंदिर के पास सालों पुराने PWD के जर्जर क्वार्टर हादसों का दावत दे रहे हैं। दोपहर करीब 12 बजे क्वार्टर की दीवार और पट्टी अचानक गिरने से गुजर रही गाय मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि जान बच गई, लेकिन बड़ा हादसा टला। वहां के लोग बरसों से इन क्वार्टर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। मंदिर में रोज श्रद्धालु आते हैं, बच्चे खेलते हैं, खतरा हर पल बना रहता है। तो गोपाष्टमी पर ये दीवार गिर जाती है और गाय दब जाती है। एक बड़ा हादसा यहां पर टलता है। जर्जर PWD क्वार्टर यहां पर खतरा बने हुए हैं और आप खुद देख लीजिए, तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है। यदि सतर्क नहीं रहा गया तो हादसे यहां पर हो सकते हैं। PWD के क्वार्टर्स हैं, इनके ये क्या है, जीर्ण अवस्था में है। पूर्व में भी मतलब विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों को इनको ध्वस्त करने के लिए पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। और ये क्वार्टर एकदम मतलब कंडम अवस्था में है, यहाँ पर पशुओं का भी जमावड़ा रहता है। तो इसका हम यथाशीघ्र ही जैसे ही हमको स्वीकृति प्राप्त होती है। ये जो है क्वार्टर लगभग 100 वर्ष से पुराने हैं और इनका हिस्सा गिरता रहता है, कभी न कभी गिरता रहता है। अच्छा, इन क्वार्टर्स के 3 तरफ रास्ते हैं और केवल फुलेरा के अंदर केवल गणेश मंदिर एक ही है। इधर से आने जाने का रास्ता वही है। तो लोग बाग आते हैं। अब आज जो है हादसा ऐसा हुआ है कि उसके कोने के अंदर गाय जो है वो मतलब उसको